हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के बारे में। जब पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट आज गिरा हुआ है, उस समय चंद ऐसे स्टॉक हैं जो कि सीना तान करके खड़े हैं पॉजिटिव बन करके। उसमें से एक है सुजलॉन एनर्जी। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करने के पहले फ्रेंड्स, शेयर मार्केट का बॉस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाली जो वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। एक और छोटा सा डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के पहले, कि इस चैनल पे जो कुछ भी मैं वीडियोस में बताता हूँ वो मेरे पर्सनल व्यू हैं, एजुकेशनल पर्पस से हैं। आप इसको किसी भी तरह का बाय सेल होल्ड ये सब रिकमेंडेशन के रूप में मत लीजिए कि कोई स्टॉक को मैं बाय करने, सेल करने या होल्ड करने बोल रहा हूँ। ठीक है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए और खुद से एनालिसिस कर लीजिए, तभी कहीं इन्वेस्ट करिए। तो फ्रेंड्स, अब जब हम लोग सुजलॉन एनर्जी के बारे में बात करेंगे, उसके पहले जरा हम लोग आज का सिनेरियो देख लेते हैं जो वर्ल्ड में चल रहा है। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई है वो गंभीर अभी होती जा रही है, ये सुलझ नहीं रही है, क्योंकि इंडियन एम्बेसी को भी देखिए कीव में बंद कर दिया गया है। ठीक है ना। और रशिया यूक्रेन वॉर जो है, इसमें यूएस जो है वो काफी एक्टिव होकर के अब पार्टिसिपेट करने का जैसा लग रहा है। हालांकि अभी तक यूएस प्रेसिडेंट का ये कहना है कि ये यूक्रेन का फाइट ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन नाटो टेरिटोरी की रक्षा करेंगे। और यूक्रेन जो है वो अभी नाटो टेरिटोरी में नहीं है, उसके बाकी के अगल बगल के देश हैं, यूक्रेन नहीं है। ठीक है। और रशिया का जो रूबल गिरा है ना, तो ये पूरे वर्ल्ड को इसने जबरदस्त हिट किया है। वर्ल्ड मार्केट को आप देख लीजिए, कल जो डाउ जोन्स है वो करीब 600 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। नैस्डैक है 218 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। डाउ जोन्स तो एक समय लगभग 780 पॉइंट नीचे भी चला गया था। यूरोपियन मार्केट की स्थिति तो और भी कल बुरी रही थी। कल लगभग 4% तक ये देखिए यूरोपियन मार्केट्स गिर चुके थे। और एशियन मार्केट की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लगभग सबके सब नेगेटिव में ही ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं सुजलॉन एनर्जी पे कि अच्छा, सबसे पहले देखते हैं ये सुजलॉन एनर्जी जो है, इसका जो स्टॉक है ये है क्या। सुजलॉन एनर्जी देखिए 1995 में एक बिजनेसमैन थे, उनका नाम था तुलसी ताती। उन्होंने सुजलॉन एनर्जी की स्थापना की थी। ये एक टेक्सटाइल बिजनेसमैन थे, तो बड़े परेशान रहते थे बिजली के सप्लाई और उसके कॉस्ट को लेकर के, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बिजली का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इन्होंने इस फील्ड में काम करने के बारे में सोचा और इन्होंने विंड एनर्जी, जो कि जिसको हम लोग रीन्यूएबल एनर्जी कहते हैं या फिर क्लीन एनर्जी कहते हैं, इस पर इन्होंने काम किया। और आज की तारीख में सुजलॉन जो है वो भारत का लीडर है विंड एनर्जी में। ये इंडिया में, मतलब इंडिया को ये लीड करता है क्लीन एनर्जी बनाने में। आज पूरी दुनिया में ये 3 गीगावाट का टरबाइन कैपेसिटी प्रोजेक्ट बैठा चुका है। ठीक है। तो सुजलॉन डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी हो जाती है, क्योंकि आने वाला समय ग्रीन एनर्जी का ही है। आने वाला समय में ये कोयला और तेल, ये सबसे जो एनर्जी निकलता है, ये इसके स्टॉक अब बहुत लिमिटेड है और इससे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। हालांकि विंड एनर्जी के अपने कुछ छोटे मोटे लिमिटेशंस हैं, लेकिन फिर भी भारत जो है, भारत में माना जाता है कि ये वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा विंड एनर्जी का ये प्रोड्यूसर है। ठीक है ना। तो सुजलॉन एनर्जी का जो शेयर है, ये आज इसके साथ क्या हुआ है, सुजलॉन एनर्जी का शेयर कल देखिए बंद हुआ था 9 रुपए 40 पैसे पे। ठीक है। आज ये 9 रुपए 30 पैसे पे खुला है और अभी थोड़ी देर पहले तक ये 9 रुपए 60 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। साल भर में इसने 60% का रिटर्न उठा करके दे दिया है। लेकिन साल भर में इसने 60% का रिटर्न दिया, लेकिन अगर आप 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो ये 46% नेगेटिव में है। ये अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 46% नेगेटिव में। और अगर आप इसका पिछले 2007-8 वगैरह से आप इसका देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों कहा जाता है शेयर मार्केट में नो लो इज लो, नो हाई इज हाई। 380 रुपए पे एक समय इसका एक शेयर मिला करता था, आज 10 रुपए का भी नहीं है। ठीक है ना। तो आप समझिए, जब ये बार बार हम लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई शेयर 170 रुपए का था, अभी वो 80 रुपए में मिल रहा है तो ले लो, क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है। वो 70 का था, वो 10 रुपए का भी हो सकता है। ठीक है ना। जब 170 का 380 का शेयर 10 रुपए में से भी नीचे आ सकता है, तो 160-70 का शेयर 2 रुपए का क्यों नहीं हो सकता है। और तब आपका पैसा क्या हो जाएगा, आप कल्पना करके देख लीजिए। 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कीजिएगा ना, वो मुश्किल से 20-25 हजार 30 हजार रुपए में कन्वर्ट होकर रह जाएगा।
ठीक है। तो इसलिए कभी भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पहले ये सब चीज़ें मत देखिए कि ये स्टॉक कल बहुत सस्ता था, आज में महंगा था, आज सस्ता मिल रहा है तो इसको खरीद लिया जाए। आप उसके चार्ट को स्टडी करिए, थोड़ा सा समय लगता है। अगर नहीं खुद स्टडी कर सकते हैं, हम लोग अपने वीडियो में बताते रहते हैं कि देखिए ये चीज़ों को नोट करिए, इन चीज़ों को नोट करिएगा तो हमेशा फ़ायदे में रहिएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सुजलॉन एनर्जी का जो मार्केट कैपिटल है ना, ये 8,468 करोड़ का है। मतलब ये लार्ज कैप कंपनी में भी कन्वर्ट नहीं हो पाया है, ये अभी मिड कैप कंपनी है, ठीक है। तो और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज इसका देखिए क्या है, डेप्ट इसके ऊपर कितना है, 4,790 करोड़। जितना का मार्केट कैपिटल है ना, उससे उसका 50% से ज्यादा का तो इसके ऊपर कर्ज ही है। तो इस कंपनी का अगर कुछ प्रॉफिट भी निकल कर आ रहा है, आपको दिख रहा है, तो वो उसके कर्जे के पैसे से आ रहा है। तो यहाँ पर आपको हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत है कि क्या हमें सुजलॉन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप इसके कर्ज को हमेशा ध्यान में रखिए। और कर्ज को लेकर के देखिए एक न्यूज है, सुजलॉन एनर्जी जो है उसको कर्ज खत्म करने के लिए समय दिया गया था और अभी तक वो उसको लग नहीं रहा है कि वो कर पाएगा जो उसको टाइम लिमिट उसने फिक्स किया था। शेयर का अगर बात करें तो ठीक है, अभी अट्रैक्टिव प्राइस पे है, ठीक है, क्योंकि ना देखिए इसका जो वैल्यूएशन है ये अट्रैक्टिव है। बहुत महंगा इस समय अपनी कंपनी के हिसाब से ये शेयर नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका ओनरशिप भी बिलो पार है और एफिशिएंसी तो बहुत पुअर लेवल की है। मतलब कंपनी अभी अपने एसेट को अच्छी तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहा है, फाइनेंशियल्स भी इसके कमजोर है। कोई झटका आएगा तो ये कंपनी उसको बर्दाश्त कर पाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि क्यों लोगों के बीच में सुजलॉन एनर्जी इतना ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि भाई इसका 64% शेयर तो पब्लिक के पास ही है, ठीक है। तो पब्लिक के पास जब 64% शेयर रहेगा तो डेफिनेटली वो कंपनी के बीच में, पब्लिक के बीच में बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स उसके जुड़े रहेंगे। प्रमोटर का होल्डिंग केवल 16% का है, नेगेटिव पॉइंट है ये। प्रमोटर का होल्डिंग हमेशा ठीक ठाक रहना चाहिए। FII/DI का परसेंटेज ठीक ठाक है, ओके है, बहुत अच्छा नहीं मानेंगे लेकिन इसको खराब भी नहीं मानेंगे। 14% DI ने इन्वेस्ट कर रखा है और लगभग 5% के करीब FII के पास इसके स्टॉक है। ये मतलब इसको आप अगर आप वेरी गुड कहना चाहिए तो नहीं, वेरी गुड नहीं है, गुड में भी बहुत मुश्किल से इसको गुड कहा जा सकता है, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस का इसका जरा एनालिसिस कर लीजिए, 5 साल का हमेशा करना चाहिए। देखिए नेट प्रॉफिट में आइए, यहाँ बाकी के चार्ट को छोड़ दीजिए। 355 करोड़ का ये प्रॉफिट उठा रहा था 2017 में, तब तक इसके शेयर के प्राइसेस भी ठीक ठाक ही थे। 18 में नुकसान अच्छा खासा 1,000 करोड़ का नुकसान आ गया। 19 में 7,400 करोड़ का नुकसान। मतलब ऐसा क्या हुआ भाई कि ये नुकसान इतना बड़ा हुआ। आपको ये चीज़ हमेशा देखने की जरूरत पड़ेगी कि इतना बड़ा नुकसान हो रहा है और आप उसी समय जाकर के शेयर खरीद ले रहे हैं, ये सोच करके कि भाई 300 का शेयर था, अब ये 180 में मिल रहा है, तो ये फिर से जब 300 जाएगा तो मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। ऐसा आप ये भी तो देखिए कि आपको लगता है कि अगले साल ये 7,000 करोड़ प्रॉफिट में आ जाएगा, तब तो आपके पैसे डबल होंगे। ऐसा हो रहा है नहीं, अगले साल फिर इसने 3,000 करोड़ का लॉस दिया, ठीक है। हालांकि फिर इसने रिकवर करने की कोशिश की है, 398 करोड़ के लॉस के साथ 2021 में इसने दिया है। तो रिकवरी यहाँ देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर डैमेज हो चुका था, ये बहुत बड़ा डैमेज है और इसी कारण शेयर का प्राइस इतना ज्यादा गिरा था। क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे देख लीजिए कि क्या चल रहा है। दिसंबर 2020 क्वार्टर में लगभग 229 करोड़ का लॉस, मार्च 21 में 221 करोड़ का लॉस, 21 में जून 21 में 186 करोड़ का लॉस और फिर लॉस बढ़ गया, फिर लॉस घट गया। मतलब अभी भी ये कंपनी जो है ये लॉस में ही चल रही है और अभी रिकवरी के जो जिसको हम लोग कह सकते हैं एक चमत्कारिक रिकवरी हो गया, ऐसा कोई चांसेस अभी यहाँ पर दिख नहीं रहा है। 3 महीने के क्वार्टर में क्या आपको लगता है यहाँ 3,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखा देगा? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। कुछ ना कुछ या तो लॉस में रहेगा या बहुत मामूली कुछ प्रॉफिट में रहेगा। तो आपके शेयर के प्राइसेस भी उसी हिसाब से भागेंगे, ये अपने से नहीं भाग जाता है। ऐसा नहीं है कि शेयर का प्राइस अचानक से आप उठेंगे सुबह और ये 10 रुपये का शेयर 20 रुपये का बन जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। इसके चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात। प्रमोटर का होल्डिंग देखिए, प्रमोटर का जो होल्डिंग है ये घटा है, ये बढ़ा नहीं है, ये घटा है। तो ये सब चीजें नेगेटिव में जाती हैं, ठीक है ना। अभी तक इस स्टॉक ने कोई डिविडेंड हाल में नहीं दिया है, बोनस नहीं दिया है, स्प्लिट भी नहीं हुआ है इसका कोई शेयर, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका एक फंडामेंटल जस्ट एनालिसिस। आप रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी का अगर आप चार्ट देख लीजिए तो उसमें भी आपको ये चीज क्लियर दिख जाएगा। एक मिनट, हाँ देखिए सेल ग्रोथ इसका कैसे घटा है, ऐसे करके सेल ग्रोथ ऐसे होना चाहिए तभी तो कोई स्टॉक आपको प्रॉफिट देगा। ये तो ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ, यहाँ हल्का सा कुछ रिकवरी करने की कोशिश किया है, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ इसका
इस तरह से है, मतलब ये इसके जैसा नहीं है, ऐसा है। इसका मतलब क्या है कि सेल ग्रोथ इसका नहीं बढ़ा है फिर भी इसने प्रॉफिट कमाया है। इसका मतलब ये है कि इस कंपनी ने अपने एसेट के को थोड़ा ठीक तरीके से मैनेज किया, क्योंकि सेल से तो इसको प्रॉफिट आया नहीं है, मैनेजमेंट से कुछ अपना प्रॉफिट इसको आ गया है। उसी तरह रिटर्न ऑन इक्विटी और का भी चार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका फंडामेंटल एनालिसिस। अब आपको क्या ये स्टॉक लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है, ठीक है। तो आप इसमें खुद से एनालिसिस कीजिए और देखिए, और अपने पैसा का एक छोटा सा हिस्सा, अपने जो पूरे कैपिटल है उसका एक छोटा सा हिस्सा देख करके, सोच समझ करके एक जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है।